सिलीगुड़ी का उदय, व्यापार, प्रवास, रणनीतिक परिवर्तन की कहानी। सिलीगुड़ी का व्यवस्थित व्यापारिक इतिहास वर्ष 1941 से शुरू होता है, जब सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई। उस समय यह सिर्फ धान के खेतों और संकरी गलियों वाला एक छोटा गांव था, लेकिन यह भौगोलिक रूप से उस चौराहे पर स्थित था जहां से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्य जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। उत्तर बंगाल का एक प्रमुख शहर सिलीगुड़ी आज न केवल एक व्यापारिक केंद्र है, बल्कि रणनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। लेकिन यह स्थान हमेशा से ऐसा नहीं था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जैसे शहर इस क्षेत्र के व्यापारिक केंद्र थे। फिर ऐसा क्या हुआ, सिलीगुड़ी इन पुराने हब्स को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। आज हम बात करेंगे कि कैसे सिलीगुड़ी ने कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी को पीछे छोड़ते हुए व्यापार और रणनीतिक दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसका जवाब इतिहास, भूगोल, प्रवास और सरकार के फैसलों में छुपा हुआ है। शुरुआत करते हैं उस समय से जब कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी अपने सुनहरे युग में थे। कालिम्पोंग कालिम्पोंग एक खोया हुआ व्यापारिक गौरव। ब्रिटिश काल में कालिम्पोंग भारत तिब्बत व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उस समय जेलेपला पास के जरिए, जो कालिम्पोंग से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तिब्बत के चुम्बी वैली तक व्यापार होता था। उस समय याक और खच्चरों के जरिए तिब्बत से भारत में जो सामान व्यापार के लिए आता था, उनमें नमक, सुहागा, ऊन, कीमती पत्थर, जड़ी बूटियां और पाशम जैसी कच्ची ऊन और याक की पूंछ शामिल थी। इसके बदले में भारतीय व्यापारी तिब्बत को कपड़े, कॉफी, सब्जियां, गुड़, मिश्री और आटा जैसे सामान भेजते थे, जो खच्चरों और रेलगाड़ी से कालिम्पोंग तक पहुंचते थे। अब जानते हैं पतन की शुरुआत कैसे हुई। 1950 में लैंडस्लाइड और बाढ़ से सड़कें और रस्सी पुल तबाह हो गए। इसके बाद 1959 में दलाई लामा के भारत आने के बाद चीन ने भारतीय व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए। फिर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नथुला और जलेपला पास पूरी तरह बंद हो गए। 1962 में याटुंग से अंतिम भारतीय व्यापारी लौटा, जो व्यापारिक युद्ध के अंत की शुरुआत थी। और आज कालिम्पोंग, जो पहले व्यापार का केंद्र था, अब पर्यटन और फूलों के व्यापार के लिए जाना जाता है। 1962 के बाद धीरे धीरे व्यापारिक समुदाय ने कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी और अन्य स्थानों की ओर पलायन शुरू किया। यह वजह थी कालिम्पोंग की कहानी। अब जानते हैं जलपाईगुड़ी, जो सिलीगुड़ी से पहले व्यापारिक केंद्र था, चाय व्यापार का हब था, जो अब पीछे रह गया। आखिर कैसे और क्यों? यहां पहले बताते हैं जलपाईगुड़ी का ऐतिहासिक महत्व। ब्रिटिश काल में जलपाईगुड़ी जिला उत्तरी बंगाल का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र था। जलपाईगुड़ी में उत्तर बंगाल का कमिश्नर्स ऑफिस स्थित था, जिससे यह सरकार के लिए महत्वपूर्ण था। डुआर्स क्षेत्र की चाय बागानों का मुख्य व्यापारिक नियंत्रण यहां से होता था। ब्रिटिश कंपनियों के कार्यकाल और एजेंसियां जलपाईगुड़ी में थी। जलपाईगुड़ी से ही रेलवे लाइन होकर बंगाल, डुआर्स, तिनसुकिया सेक्शन में चाय और लकड़ी की ढुलाई होती थी। 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में जलपाईगुड़ी चाय व्यापार का एक अहम केंद्र था। डुआर्स क्षेत्र की चाय बागानों का सारा व्यापार यहीं से होता था। लेकिन समय के साथ कम कनेक्टिविटी, रेल की कमी और ठीक से शहर की योजना न बनने के कारण यह शहर पीछे रह गया।
1980 के दशक में बना सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी एसजेडीए नाम में जलपाईगुड़ी को शामिल करता है, लेकिन वास्तविक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का 80% से अधिक भाग सिलीगुड़ी के लिए केंद्रित रहा, जिससे जलपाईगुड़ी उपेक्षित रह गया। 1981 में दोनों शहर की जनसंख्या लगभग समान थी, लेकिन सिलीगुड़ी की माइग्रेशन ग्रोथ अत्यधिक रही। कई पुराने व्यापारिक घराने, बैंकों की शाखाएं और एजेंसियां जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी शिफ्ट हो गई, क्योंकि वहां बड़ी मंडियां, परिवहन सुविधाएं और भविष्य का विकास की संभावना अधिक थी। जलपाईगुड़ी अब मुख्य रूप से जिला मुख्यालय और एक पर्यटन द्वार बनकर रह गया है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और सरकारी नौकरियों पर अधिक निर्भर है। अब जानते हैं सिलीगुड़ी की क्यों और कैसे इतनी उन्नति हुई। 1947 से 1980 तक विभाजन, शरणार्थी और प्रवास की लहरें। इन शुरुआती वर्षों में सिलीगुड़ी ने किस तरह जनसंख्या, व्यापार और बुनियादी ढांचे में बदलाव देखे, चलिए उस पर नजर डालते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान, जानकारी के लिए बता दें कि अब जो बांग्लादेश है, वहां से बड़ी संख्या में लोग शरण लेने के लिए भारत आए। शरणार्थियों की पहली लहर 1947 से 1951 के बीच आई। वे मुख्य रूप से हिंदू बंगाली परिवार थे, जो अपने घर बार छोड़कर सीमावर्ती शहरों में सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे थे। इन शरणार्थियों में से बहुत से लोग सिलीगुड़ी पहुंचे। उस समय सिलीगुड़ी एक छोटा सा कस्बा था। सिलीगुड़ी में आए शरणार्थी खाली हाथ थे, लेकिन उनमें जीने और कुछ करने की ताकत थी। उन्होंने छोटे मोटे धंधे शुरू किए, दुकानें खोली और मेहनत से नया जीवन बसाया। यही लोग आगे चलकर सिलीगुड़ी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गए। सिलीगुड़ी की सबसे बड़ी ताकत इसका स्थान था। यह शहर उत्तर बंगाल, सिक्किम, नेपाल, भूटान और उत्तर पूर्व भारत के बीच एक चौराहे की तरह है। यहाँ से चारों दिशाओं में व्यापार करना आसान था। इसी कारण इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। आजादी के बाद 1949 में सिलीगुड़ी जंक्शन की स्थापना हुई, जिससे यह क्षेत्र रेल नेटवर्क में महत्वपूर्ण बन गया। 1960 में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन की स्थापना और 1962 में ब्रॉड गेज लाइन से जुड़ने से सिलीगुड़ी को कलकत्ता और गुवाहाटी से बेहतर रेल संपर्क मिला। धीरे धीरे सड़कों का भी विस्तार हुआ, जिससे यह शहर उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख परिवहन केंद्र बन गया। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग और डुआर्स की चाय का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना। पहाड़ों से आने वाली लकड़ी, हस्तशिल्प, इन सब का बड़ा बाजार सिलीगुड़ी में बनने लगा। व्यापारी यहाँ से इन चीजों को भारत के बाकी हिस्सों में भेजने लगे, जिससे यह शहर उत्तर पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक हब बन गया। सिलीगुड़ी की केंद्रीय स्थिति और बेहतर परिवहन व्यवस्था के चलते यह शहर पूरे उत्तर बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के लिए एक व्यापारिक केंद्र बनने लगा। इसके चलते सिर्फ पारंपरिक व्यापार ही नहीं, बल्कि अन्य व्यवसाय भी यहाँ विकसित होने लगे। यह शहर पहाड़ों के आसपास के इलाकों की जरूरतें पूरी करने वाला एक अहम केंद्र बनता चला गया। सीमावर्ती व्यापार की शुरुआत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सटे होने के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भी संभावनाएं यहाँ बढ़ी। काकरविटा नेपाल, फुनचलिंग भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापारिक रास्ते खुले, जिससे सिलीगुड़ी और फलने फूलने लगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। शिक्षा का विकास। सिलीगुड़ी कॉलेज 1950 में स्थापित हुआ, जो शहर का सबसे पुराना कॉलेज है। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय और
सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1962 में स्थापित हुए, जो उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। 1970 के दशक तक सिलीगुड़ी में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाजार तेजी से विकसित होने लगे। इससे लोग सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि रहने और बसने के लिए भी सिलीगुड़ी आने लगे। 1951 में सिलीगुड़ी की जनसंख्या मात्र 32,480 थी, जो 1961 में 65,471 और 1981 में बढ़कर 1.54 लाख हो गई और 2011 में जनसंख्या लगभग 6 लाख, यानी कि 400% वृद्धि। 80 के दशक में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में गोरखालैंड आंदोलन के चलते व्यापारियों और निवासियों ने सिलीगुड़ी की ओर पलायन किया। इस प्रवास ने सिलीगुड़ी को एक सांस्कृतिक संगम और व्यापारिक शक्ति केंद्र में बदल दिया। सिलीगुड़ी व्यापारिक गतिविधियां और रणनीतिक कनेक्टिविटी। सिलीगुड़ी को भारत का चिकन नेक कहा जाता है, एक संकरा गलियारा जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। यह शहर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन के निकट है, जिससे यह एक आदर्श अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बन गया है। निष्कर्ष में कहें तो सिलीगुड़ी क्यों है महत्वपूर्ण? सिलीगुड़ी सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि रणनीतिक सोच, नीति निर्माण, जनसंख्या प्रवास और व्यापारिक अवसरों का संगम है। जहां कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जैसे शहर ऐतिहासिक रूप में व्यापारिक महत्व रखते थे, वहीं उन्होंने समय की चुनौतियों और नीतिगत शिफ्ट्स का सामना नहीं किया। सिलीगुड़ी ने न केवल इन अवसरों को पहचाना बल्कि उन्हें अपनाकर उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्व भारत के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनकर उभरा। सिलीगुड़ी आज का स्वरूप। 2025 में सिलीगुड़ी की शहरी आबादी लगभग 12 लाख है, जो इसे पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर बनाती है। यह शहर तेजी से विकसित हो रहा है और इसकी जनसंख्या हर साल वृद्धि हो रही है। व्यापार और अर्थव्यवस्था। सिलीगुड़ी को 4 टी के लिए जाना जाता है। चाय, टी, पर्यटन, टूरिज्म, लकड़ी, टिम्बर और परिवहन, ट्रांसपोर्ट। सिलीगुड़ी में रियल एस्टेट क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। अन्य व्यापारिक क्षेत्रों का विकास भी हो रहा है, जैसे कि होटल और हॉस्पिटैलिटी, आईटी और तकनीकी सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। बड़े निवेश और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस सिलीगुड़ी में ही है। सिलीगुड़ी एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक शहर है। यह विविधता सिलीगुड़ी को एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र बनाती है। सिलीगुड़ी आज एक तेजी से विकसित होता व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति, विविध जनसंख्या और बढ़ती आर्थिक गतिविधियां इसे भविष्य में और भी महत्वपूर्ण बनाएगी। सिलीगुड़ी की सफलता सिर्फ संयोग नहीं थी, यह नीतिगत प्राथमिकताओं और भौगोलिक व्यवहारिकताओं का परिणाम है। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन हब बन रहा है। जहां कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी अतीत में व्यापारिक विरासत थे, वहीं सिलीगुड़ी ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नियोजन और सामाजिक समावेशिता के दम पर खुद को उत्तर बंगाल का नया धड़कता हृदय बना लिया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। सर डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे।
Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआइपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि। हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9734930001।